हेलो एवरीवन। वो वी हैव अक्षित भारद्वाज विद अस। अक्षित की ऑल इंडिया रैंक 12 है। एंड यहाँ पे फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट अक्षित। मैथ्स इन जनरल, मैथ्स में इनकी क्या स्ट्रेटेजी रही वो बताएंगे अभी। ठीक है, उसके बाद वंस ही गो थ्रू हिज स्ट्रेटेजी यू कैन आस्क योर क्यूरीज, जो भी आपकी क्यूरीज रहेगी। ठीक है, और लाइव में आप लोग जो चैट बॉक्स है ना उस पे अपनी क्यूरीज डाल सकते हो। ठीक है। मैं पहले बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया है। तो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। पिछले अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था एंड मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी था तब। फिर उस प्रीलिम्स के बाद मैंने अपना ऑप्शनल चेंज किया और मैथमेटिक्स लिया। और मैथमेटिक्स मैंने जून में पढ़ना शुरू किया था और सर के फाउंडेशन कोर्स को ही ज्वाइन किया था। एंड ज़्यादातर टॉपिक्स के लिए मैंने सर की क्लासेस ही फॉलो करी थी। तो मैं मेन स्ट्रैटेजी बता देता हूँ कि कैसे अप्रोच करना चाहिए। तो मेरा सोर्स सर के नोट्स थे तो मैं उसके हिसाब से बताऊंगा। तो पहले मैं ये कोशिश करता था कि एटलीस्ट जो सॉल्व्ड क्वेश्चन है नोट्स में वो मैं सारे अपने हाथ से लिखूं। और कोई भी क्वेश्चन करने का मतलब हमेशा ये मानना कि फाइनल आंसर तक आप पहुंचो। अगर फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे हो तो वो क्वेश्चन आपने नहीं किया है। दूसरी चीज, हर चैप्टर को इम्पोर्टेंस देनी है क्योंकि हर चैप्टर के वही 50-60 नंबर का पेपर आता ही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई चैप्टर कम इंपॉर्टेंट है। हर चैप्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। बहुत लोगों को फिजिक्स मुश्किल लगता है तो फिजिक्स छोड़ जाते हैं। लेकिन फिजिक्स से हमेशा 10 मार्कर आएंगे। दोनों पेपर में आएंगे एक या दो। तो वो 40 नंबर का पेपर तो आपको करना ही करना है चाहे आप चॉइस वाला अटेम्प्ट ना करो। तो फिजिक्स भी आपको पढ़ के जानी है क्योंकि आसान सवाल आते हैं। जैसे इस बार के 10 मार्कर भी आप देखोगे तो उनमें फॉर्मूला ही लग रहा है, दिमाग नहीं लगाना है आपको। तो वो मैथ्स ही है, बस वो वर्ड प्रॉब्लम टाइप हो गई है आपके लिए। तो वो भी पढ़ के जाना है, उससे डरना नहीं है। अ, तीसरी चीज ये है कि मैथ्स में टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्किंग जैसा सब कहते हैं, किसी को पता नहीं है लेकिन सब कहते हैं कि गलत आंसर के मार्क्स नहीं मिलते, बहुत कम मिलते हैं। तो जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको आदत नहीं बनेगी एक्यूरेटली सॉल्व करने की, एरर्स कम करने की। तो टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट देने से रिवीजन भी होता है। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ो 15 दिन लगाओ पढ़ के। 15 क्लासेस होती है ज़्यादातर सब टॉपिक्स की, ±5, है ना। तो साथ साथ पढ़ो, साथ साथ क्वेश्चन करो। और फिर उनके शॉर्ट नोट्स बना लो टेस्ट से पहले ही। और फिर वो रिवाइज करके आप टेस्ट दो। उससे आपका एक साइकिल, एक इटरेशन कंप्लीट होगा उस चैप्टर के लिए। एंड टेस्ट देने से पहले कोशिश कर सकते हो कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी लिस्ट बना लो एक जगह। मतलब मैंने सिर्फ क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी। बट ज़्यादा काम का तब होगा जब आप उनसे वहाँ सॉल्व भी कर लो क्योंकि फिर आप रिवाइज भी वहाँ से कर सकते हो। और पेपर के बाद जो अच्छे क्वेश्चन पेपर में से लगे वो वहाँ आप ऐड भी कर सकते हो। अ, फिर मैं कहूँगा कि आपको प्रीलिम्स से पहले मैथ्स का सिलेबस पूरा तो कर ही लेना चाहिए। तो आप जनवरी या फरवरी में प्रीलिम्स की तैयारी शुरू कर दोगे जब भी आप अटेंड देने वाले हो। तो उससे पहले मैथ्स का सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। सारे चैप्टर्स के टेस्ट हो जाने चाहिए। और एक बार आपने फुल लेंथ टेस्ट भी दे दिए होने चाहिए क्योंकि मैथ्स का सिलेबस ऐसा है कि आप एक एक चैप्टर का जब टेस्ट दोगे ना आपको लगेगा कि हाँ ये हो पा रही है चीज़ें। बट इतना बड़ा सिलेबस है, इतने चैप्टर है, आप भूलने लगते हो चीज़ें। तो सबको कंसोलिडेट करना, एक साथ पेपर देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ेगा। ऑल्सो सबको हिंदी आती है ना यार, वैसे किसी को इंग्लिश में बुलवाना हो तो बता देना। अ, ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में आते हैं कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने। तो आपके शॉर्ट नोट्स में सर जैसे बताते ही है, फॉर्मूला जाने चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जाने चाहिए। उसके साथ क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन हर बार अलग आएगा बट उनका एल्गोरिदम एक तरीके से ठीक सेम ही है। जैसे वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का क्वेश्चन है तो पहले ये होगा कि सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करो दो, फिर आगे कोई ना कोई मेथड लगा के जनरल सॉल्यूशन लाओ। तो वो मेथड्स भी नोटेड होने चाहिए। और इसके अलावा जितने क्वेश्चन करोगे उतना अच्छा है, मैथमेटिक्स में कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वही है,
कोई ऐसा नहीं करना कि एक चैप्टर पसंद आता है तो वही पढ़ते गए, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देनी है। ऑल्सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पीवाईक्यूज, क्योंकि सारे ही ऑप्शनल में बहुत रिपीटिशन होती है। लेकिन मैथ्स में अगर रिपीटिशन हो रही है तो वो बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट में तो हो सकता है कि अच्छा आंसर लिख के भी फुल नंबर ना मिले, बट मैथ्स में तो सही करोगे तो फुल ही नंबर है ना। तो इसलिए बहुत एडवांटेज है वो, और उसका फायदा उठाना है। पीवाईक्यू आपको एंड तक जाते जाते एक एक याद हो जाना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन आया था ये ऐसे होगा, ये क्वेश्चन आया था ये ऐसे होगा। मतलब सिर्फ क्वेश्चन देखे बिना आपको ये होना चाहिए कि हाँ उस साल ये आया था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे हुआ था। और पीवाईक्यू मैं कहूँगा कि सारे आप अपने हाथ से फॉर्मल तरीके से लिखो तो बेटर रहेगा। मतलब उसमें टाइम लगता है, मैं भी नहीं कर पाया था फॉर्मल तरीके से, बट अगर आपके पास टाइम है तो वो अच्छे से लिखो, ताकि उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मैंने सब कुछ तो कर लिया और क्या करूँगा मैं। तो मैं क्वेश्चन भी ले सकता हूँ अब आपके, और उससे धीरे धीरे कुछ मेरे पास आएगा बोलने को तो मैं ऐड करता जाऊंगा। हाँ मैं टाइम हाँ मैं टाइमलाइन बता देता हूँ। तो 24 का प्रीलिम्स मेरा क्लियर नहीं हुआ था, फिर मैंने ऑप्शनल चेंज करके मैथ्स लिया था। तो जून या हाँ जून में पढ़ाई शुरू करी थी, और फेब्रवरी एंड तक मैंने पढ़ा था, और न्यूमेरिकल एनालिसिस और एलपीपी के अलावा सारे मेरे टॉपिक हो गए थे उतने में। वो दो टॉपिक्स मैंने मेंस, प्री और मेंस के बीच में करे थे। तो यही टाइमलाइन थी रफली, और क्लासेस के साथ ही लगभग शेड्यूल फॉलो करता था। तो वो तो तुम उस टाइम आप जीएस कैसे मैनेज करते हो? मतलब मैथ्स के अगर करने जाते हैं तो ज्यादातर टाइम उसी में चल जाता है, जीएस के लिए कोई फोकस नहीं हो पाता। मैं तो दिन को 50-50 डिवाइड करता था। और टारगेट्स ऐसे प्लान करो जो अचीवेबल हो, तो उससे फिर ये नहीं लगता कि पूरे दिन मैथ्स पढ़ते गए। अगर तुम टारगेट ऐसे सेट करोगे, जैसे मैं टारगेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से सेट करने लग गया था। मैं एक दिन में जब मुझे जीएसबी पढ़ना है 30 से 40 ही सवाल कर सकता था लिख के। तो वैसा टारगेट सेट करो। और वैसे भी तुम्हारे जो आप लोगों के नोट्स होते हैं, उनमें कितने क्वेश्चन होते हैं पर चैप्टर? एस्टिमेट 250-300 होते होंगे। तो अगर उस हिसाब से 30-40 क्वेश्चन आप लोग डेली करोगे, तो 10-15 दिन में कर सकते हो हर चैप्टर। तो टारगेट रीजनेबल सेट करो। 30-40 क्वेश्चन, हमें एक पेपर में 19 सवाल होते हैं, 3 घंटे में करना होता है। तो वो 5-6 घंटे की पढ़ाई है, उतनी आपको मैथ्स को देनी है। तो वो 30-40 क्वेश्चन करिए, और बाकी टाइम जीएस करो। मैथ्स ले जाने पर थोड़ा प्रीलिम्स का डर आप मुझे लगा था क्या कि आपका कंप्लीट कर पाएंगे? यार कंप्लीट तो नहीं था, मेरे पिछले प्रीलिम्स में कम ही मार्क्स थे। तो 70 कुछ थे, तो इम्प्रूव तो करना था मुझे, क्लियर नहीं हुआ था मेरा। बट मैथ्स ऐसा ऑप्शनल था, और मैंने लेट शुरू किया था। आप लोगों ने कब शुरू किया है? हम्म। तो इधर से नहीं था। तो हम्म। उसके बाद पिछले अटेम्प्ट से ही हो गया है। हाँ तो पिछले अटेम्प्ट में मेरे पास तो टाइम ही बहुत कम था, इसलिए मैंने लेट तक खींचा था, वरना जनवरी तक खत्म करने की कोशिश करो। उतना टाइम काफी होता है फिर प्रीलिम्स के लिए। तो आपने बोला फिर ने आपने मैथ्स कंप्लीट किया था। हम्म। तो आप फुल प्रॉपर क्या मैथ्स में करे आपने? तब मैंने मैथ्स छोड़ दिया था, बट मुझे प्रीलिम्स के बाद लगा कि मैं काफ़ी चीज़ें भूल गया हूँ। तो अभी जब मैं इस बार की तैयारी प्लान कर रहा था रिजल्ट आने से पहले, तो मैंने ये सोचा था कि मैं मैथ्स भी पढ़ूंगा मार्च अप्रैल में भी। ज़्यादा नहीं, एक बार शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके बस फुल सिलेबस वाले टेस्ट दे आऊंगा, जिससे मेरे दिमाग में एक बार बस सारी चीज़ें फ्रेश हो जाए। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स नहीं है तो मेंस नहीं है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी आप कर लोगे ना तो भूलोगे नहीं। तो उसका फायदा होगा, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मेरे को 15-20 दिन ऐसे लग गए थे कि कुछ याद ही नहीं है कैसे करेंगे। तो वो फीलिंग नहीं आएगी अगर आप एक आधा टेस्ट भी दे दोगे तो वो मैं रिकमेंड करूंगा। मेरा फर्स्ट इटरेशन भी फेब में ही कंप्लीट हुआ था। रिवीजन का ऐसा है कि मैं टेस्ट देता था साइड बाय साइड, क्लासेस खत्म होने के 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद, सेक्शनल। तो तभी मैं रिवाइज करता था। पर ये भी रिकमेंडेड तरीका नहीं है आपका। आइडियली
एक बार दिसंबर तक सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए और फिर 2 महीने आपको रिवाइज करना चाहिए। बट मेरा टाइम कंस्ट्रेंट था, बट एक और राउंड ऑफ रिवीजन होना चाहिए प्रीलिम्स की तैयारी से पहले। देखो, रिवीजन का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पहले पेज से आखिरी पेज तक नोट्स दोबारा पढ़ने हैं। वो तो पढ़ चुके ना आप लोग। तो आपने अच्छे क्वेश्चन ढूंढे हुए हैं, तभी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, अच्छे क्वेश्चन एक जगह लिखे हैं। तो आपको पीवाईक्यू करने हैं, वो अच्छे क्वेश्चन करने हैं, और उसके बाद टाइम मिल जाए तो ऐसे पहले पेज से आखिरी पेज तक नोट्स में जाओ। हाँ जी। हाँ, एकदम रिगरसली नहीं, बट जितना मुझसे हो पाया था मैंने किया था, और करने भी चाहिए। हम्म। यार, मुझे लगा कि मैथ्स ऑब्जेक्टिव पेपर है एंड बाकी सारे पेपर इतने सब्जेक्टिव है, तो मुझे थोड़ी सी ऑब्जेक्टिविटी चाहिए कि कंट्रोल की फीलिंग आए अपनी तैयारी पे, इसलिए स्विच किया था। यस, आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी दिल्ली। आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आपने बीएससी मैथ्स में करी, मैथ्स ऑनर्स? तो देखो, मेरी डिग्री में तो मैथमेटिक्स थी ही नहीं इतनी, 2-3 कोर्सेज थे। आपकी डिग्री में तो सारे कोर्सेज थे। तो उल्टा आपको उल्टा लगना चाहिए कि आपको एडवांटेज है। बट एटलीस्ट द कंसेप्ट्स आर नॉट फ्रेश फॉर यू। आपको पता तो है ना क्या पढ़ना। तो यू शुड फील कॉन्फिडेंट कि मैं तो हूँ ही मैथ्स का। तो इसे डरना नहीं है कि कोई किसी कॉलेज से। अपने आप पे ट्रस्ट करना है। अगर आप सबने ये एग्जाम की तैयारी करी है, तो आपने उसी दिन मान लिया है कि आप टॉप 100 में रैंक लाने लायक लोग हो। तो हमेशा उस कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अच्छे कॉलेज वाले लोग अच्छे नंबर लाएंगे। ऐसा कुछ होता ही नहीं है। जिसने जितनी पढ़ाई करी उसका उतना पोटेंशियल बनता रहता है। अगर आपने 6 महीने मेहनत करी है तो आप का पोटेंशियल कुछ है, आपने 1 साल मेहनत कर दिया तो आप बेटर ही करोगे ना उससे। तो जितनी आप मेहनत करोगे उतना आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा उससे। कॉलेज से कोई रिलेशन नहीं है उसका। हम्म। पहली बात तो ये बिल्कुल नॉर्मल फीलिंग है। ये सबके साथ होती है। प्रीलिम्स के बाद तो मुझे ऐसा लगा था मैं सिलेबस ही भूल गया हूँ। तो ये सबके साथ होता है। अ, तो पहली बात ये, अगर आपने पहली बार अच्छे से पढ़ा है तो अगली बार पढ़ने में आपको बहुत कम टाइम लगेगा उसके मुकाबले। और पहली बार पढ़ते हुए हम शॉर्ट नोट्स वगैरह इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि जब आपने अपने हाथ से लिख के नोट्स बनाए हैं ना, तो वो सिर्फ नोट्स नहीं बनते। वो पूरी मेमोरी क्रिएट होती है कि उस टाइम मैं ये सोच रहा था, ये सोच रहा था, इसलिए ये लिखा था। इसलिए अपने नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। तो जब आप उन्हें पढ़ोगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। और जब आपने नोट्स बना रखे हैं ना, तो एक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है कि आपने कितनी मेहनत करी है। तो वो आपको जब हमेशा पता रहेगा तो कॉन्फिडेंट फील होएगा। टेस्ट में देता था। मैंने मतलब जितने टेस्ट में दे सकता था उतने टेस्ट देने की कोशिश करी है। जैसे प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैंने कम से कम 25 टेस्ट दिए होंगे। और सेक्शनल फुल लेंथ सब मिला के, बट 3 घंटे वाले टेस्ट। और वैसे भी जो आपके कोर्स में भी टेस्ट सीरीज होती है वो मैं पूरी अटेम्प्ट करता था। तभी आप सेकंड टेस्ट दिया तो उसके आप रीविजिट करते थे 1 महीने बाद 2 महीने बाद क्वेश्चन को। ऐसे साइक्लिकली तो नहीं, 1 महीने 2 महीने बाद। लेकिन जब मैं उस चैप्टर का अगला टेस्ट दे रहा होता था, उससे पहले मैं जरूर देख के जाता था। हाँ, तो मैंने कोशिश करी थी पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की, कुछ सवाल मुझसे हो नहीं पाए थे। तो मेरा अराउंड 400 420 इस रेंज का करेक्ट अटेम्प्ट हुआ होगा। करेक्ट अटेम्प्ट। यार, चैप्टर टू चैप्टर डिपेंड करता था।
200 के नीचे ही रहते थे एवरेज। 180, 190 शायद एवरेज होगा। बट आपको नंबरों से फर्क इतना नहीं पड़ना चाहिए, मतलब मैथ्स के नंबर जीएस के टेस्ट के नंबरों से ज्यादा रेलेवेंट है, वो तो है, क्योंकि मैथ्स में तो सही है गलत चेक हो रहा है ना। लेकिन नंबरों से ज्यादा ये होना चाहिए जो चीजें आपने पढ़ी हुई है वो आपको कितनी याद थी कितनी नहीं थी, वो मेजर है आपने कैसी पढ़ाई करी है। और जो चीजें नहीं है वो आपको ऐसी कहीं जगह लिखनी है जो आप बाद में याद कर सको, कि अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड करो या कहीं ऐड करो। हम्म। पेपर अटेम्प्ट करते समय, तो पेपर अटेम्प्ट करते समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट। तो मैथ्स की ये दिक्कत है कि जब हम एक सवाल करने लगते हैं तो कभी कभी फंस जाते हैं, सबके साथ होता है। तो उस टाइम पे आपको वो डिसीजन लेना होता है कि जहाँ मैं फंसा हूँ इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ अगले 2 मिनट में, या ये क्वेश्चन मेरे को छोड़ना चाहिए। उस पर और टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो क्वेश्चन तो नहीं होगा आपसे, और 10 मिनट लगा दोगे तो अगला क्वेश्चन भी नहीं होगा, और फिर पैनिक क्रिएट हो जाएगा। तो एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि किसी भी पहले तो वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए जो आपको पता हो कि आप ये कर सकते हैं, आपने या तो ये पहले किया हुआ है या बहुत कॉमन टाइप है, ऐसा कोई सवाल वो पहले करने की कोशिश कीजिए। और जब भी आप अटके किसी सवाल में तो एक फिक्स टाइम लिमिट लगाइए कि इतना ही टाइम मैं किसी सवाल में लगाऊंगा, अगर इतने में नहीं होता है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। और उससे और अगले चैलेंजेस पेपर में होते हैं कि क्वेश्चन सिलेक्ट करना। क्वेश्चन सिलेक्ट करना भी ऐसी स्किल है जो आप टेस्ट दे दे के ही सीखोगे। तो जनरली प्रूफ वाले जो सवाल होते हैं या फिर जो ऐसे फिजिक्स के सवाल होते हैं जिनमें शो दैट द टाइम इज दिस, उनमें आपको फाइनल आंसर पता है, तो वो सवाल अगर मेरे को आता था मैं जरूर करता था, क्योंकि उसमें एरर नहीं हो सकता, एरर होगा तो आपको पता लग जाएगा, आप वो ठीक कर लोगे। और दूसरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये तीनों पार्ट मैं कर सकता हूँ, बट कोई सा भी पक्का से नहीं पता बट करने लायक लग रहे हैं। और एक सवाल ऐसा होता है कि एक सवाल का नहीं पता बट बाकी 2 सवाल पक्का हो जाएंगे। तो उसमें आपको अपने पेपर की सिचुएशन के हिसाब से जज करना है। मैं जनरली जो 2 सवाल पक्के हो जाएंगे वो चूज करता था ऐसे में। ऑल्सो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका भी आपका फिक्स्ड होना चाहिए। पेपर में जाके आपको डिसाइड नहीं करना कि आज मैं कंपलसरी क्वेश्चन पहले करूंगा या आज मैं चॉइस वाले क्वेश्चन पहले करूंगा, वो फिक्स होना चाहिए। तो मेरा ये रहता था कि मैं पहले जो 10 मार्कर्स है वो कोशिश करता था करने की 1.25 घंटे में, और फिर एक क्वेश्चन पार्ट ए से एक क्वेश्चन पार्ट बी से, और फिर तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करता था। हम्म। करी तो मैंने 24 के अटेम्प्ट के लिए थी। जीएस पे लास्ट में आते, पहले मैथ्स फाइनल ईयर। हाँ जी। हाँ ली तो थी। मैथमेटिक्स मैंने मोस्टली तो सर से ही पढ़ा है। एनए और एलपीपी के लिए मैंने कहीं से नोट्स पढ़े थे, सर के भी नोट्स थे उसमें। और हाँ बस यही। सॉरी। रेफरेंस बुक्स मैंने अभी इस वाले अटेम्प्ट के लिए थोड़ी देखी थी, पर मुझे ज़रूरत नहीं लगी। पिछले अटेम्प्ट में मैंने जो 2025 वाले अटेम्प्ट के लिए मैंने कोई बुक तब तक नहीं रेफर करी थी। सर प्रीलिम्स के बाद और मेंस के बीच बहुत कम टाइम अब देते हैं, जैसे आपने बताया कि प्रीलिम्स के बाद तो मैं उसके बीच 3 महीने प्लस एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए प्लीज। मतलब प्रीलिम्स के बाद अब बोल रहा हूँ, हम्म। प्रीलिम्स के पहले आपने 3 महीने पहले आपने छोड़ दिया था मैथ, हम्म। तो वहां का गैप हो गया था। हम्म। और इस बार तो अब प्रीलिम्स और मेंस के बीच भी गैप काफी था। हम्म। तो उस टाइम आपने मतलब जीएस भी पढ़ना होता है, हम्म। मैथ भी है, तो उस काफी बैकलॉग आ गया होगा या निकल गया होगा दिमाग से, तो आपने फिर से कैसे हो गया और इतने कम समय में हम्म। 13 टॉपिक करना थोड़ा मतलब इसको कैसे करें।
वही पहले से ही तैयार करना है ना, इस चीज आपको पता है ना कि ये मुश्किल काम है। हाँ। तो आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे तैयार होने चाहिए कि वो 3 दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए एक चैप्टर। वो तैयारी ही अभी करनी है आपको। जैसे बनाए नहीं, मतलब सिलेबस कंप्लीट कर दिया, हम्म। बट शॉर्ट नोट नहीं बनाया। तो बना लो। सर अब थोड़ा प्रीलिम्स का प्रेशर जा रहा है। अभी अच्छा, आप इस वाले अटेम्प्ट को देने वाले हैं? मैंने पिछला अटेम्प्ट दिया था, अच्छा। तो उसमें भी मेरे मतलब कोचिंग वाले आंसर थे, 24 आए थे, तो फिर भी 20 ठीक है, नंबर। देखो अगर अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो कम से कम फॉर्मूला शीट्स बना लो। हाँ ठीक है, तो उनके नोट्स यूज कर लो, किसी भी टॉपर के नोट्स यूज कर लो। और अपनी खुद की फॉर्मूला शीट लेकिन बना लो एक और, ताकि तुम्हें याद रहे। और जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं तुम्हारे नोट्स के, उन्हें एक जगह नोट कर लो कि क्वेश्चन 74 इस पेज पे अच्छा है, क्वेश्चन 34 इस पेज पे अच्छा है, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि तब क्या करना है। तो अगर आप ये सब कर लोगे तो भी वो एक तरीके से शॉर्ट नोट्स आपने बना लिए, बस वो प्रोसेस नहीं किया आपने तो थोड़ा कम इफेक्टिव होगा, बट इट विल बी हेल्पफुल। हुआ था जून से फेब, तो दैट इज 8 मंथ्स। तो उसी में हुआ था, यस 8 मंथ्स में। कितना टाइम लगता था पर पर चैप्टर? 15 days roughly, 15-20 days। और आपका अप्रोच क्या रहता था, लाइक पहले कैसे क्लास ली, नोट्स देखते हैं, मतलब किस तरह से हर एक टॉपिक को आप? मैं रिकॉर्डिंग्स देखता था मोस्टली सर के लेक्चर्स की, और देखने के बाद जो जितना क्लास में पढ़ा है वो क्वेश्चंस कर लेता था, जितना कर पाता था। यही डेली प्रोसेस यही रहता था। हाँ हाँ, उसी टॉपिक पे। आई ट्रीटेड देम एज एनी अदर टॉपिक, कोई अदर अलग प्लान नहीं था उनके लिए। बस ये था कि फिजिक्स में कुछ क्वेश्चन होते हैं जो याद रखने होते हैं, कि इसमें ऐसा डायग्राम बना था, इसमें ये हुआ था, तो उन्हें एक जगह लिखो या बार बार पढ़ो। फिर इसके नोट्स के साथ साथ ये वाले क्वेश्चंस करने में बहुत टाइम लगता है सबसे। तो पीवाईक्यूज आप साथ साथ सेक्शन वाइज करते थे या टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज करते थे? टॉपिक तो दो तरीके से किया था। अ, जब चैप्टर पढ़ रहा था तो उसके साथ जितने पीवाईक्यू होते थे वो कर लेता था। लेकिन फिर प्रीलिम्स और मेंस के बीच में मैंने ईयर वाइज पेपर करे थे, कि एक दिन 2013 का पेपर लेके बैठ गया, वो कर लिया। तो दोनों तरीके से कवरेज हो जाएगी। तो अभी आप चैप्टर वाइज करो जितना आप पे हो पाए, और तब एग्जॉस्टिवली पूरा पूरा पेपर करो, क्योंकि तब आप सिलेबस पढ़ चुके हो, आपको सिर्फ पीवाईक्यू करने हैं उन 3 महीनों में। और कैसा था पीवाईक्यू? मैंने 2013 तक शायद करे थे, और कुछ सर ने वीडियोस डाल रखे हैं उनमें 2010 तक है, तो वहां तक कर लिए थे वो। गोइंग डीप एज इन नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो जैसा मैंने कहा कि मेरी डेली लिमिट फिक्स थी कि 30 से 40 क्वेश्चन ही मैं कर पाता था, वो भी जब मैं बहुत एफर्ट लगा रहा हूँ। तो उस हिसाब से ही मैं प्लान करता था कि अगर मैं 4-5 दिन ही दे सकता हूँ एलपीपी को, तो मैं 150 क्वेश्चंस कर सकता हूँ। तो मैं उन्हें उस हिसाब से डिवाइड करता था बिटवीन टॉपिक्स की, इसके इतने कर लिए, हाँ ठीक है ये कॉन्फिडेंस आ गया, अगले पे बढ़ता हूँ। तो वो आपको अपने लिए खुद बनानी पड़ेगी लिमिट। वो धीरे धीरे ही समझ आता है कि हाँ इतना करने के बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इतना करने के बाद मैं कॉन्फिडेंट हूँ। बट प्लान आप बनाइए डेडलाइन के हिसाब से कि इस डेट तक मुझे ये करना है, और फिर आपको ये पता होना चाहिए आप कितना काम कर सकते हो एक दिन में, और उस हिसाब से आप डेप्थ में जाइए। हम्म। तो आप मैथ्स का सवाल कैसे याद करते हो? मैथ्स का सवाल अगर आपको रिवाइज करना है तो कैसे करोगे? नहीं, हमेशा हमेशा सवाल पढ़ो, खाली कागज पे सॉल्व करो, वही रिवीजन है। मैथ्स में रिवीजन इज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन अगेन। सर वो इजी क्वेश्चन हो जाता है।
ठीक है, तो टफ क्वेश्चन में ये होगा कि आप शुरू तो कर लोगे। हाँ आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल मिला, कोई भी सवाल बताओ जो टफ लगता हो, ऐसे टाइप का। पीडी में मानो कोई सवाल पीडी में आपको सवाल टफ लगता है। हाँ, ठीक है, हीट इक्वेशन है। पीडी तो ये तो पता है, पहले तो आप 3 केस हो गए, 2 केस रिजेक्ट करोगे, है ना। फिर तीसरे केस में आप वो इक्वेशन को वो करोगे वेरिएबल सेपरेट, हाँ है ना। फिर कांस्टेंट्स फाइंड करोगे, इतना आपको पता है। ये आप लिखने लगो, कहीं ना कहीं आप अटकोगे। वहां पे आप अपने नोट्स देख लो, देख के बंद कर दो, फिर दोबारा वो क्वेश्चन लिखो और फाइनल आंसर तक पहुंचो। ठीक है, अब लेकिन ये क्वेश्चन आपने खुद से नहीं किया, ये आपने नोट से देखा। तो जब आपका सेशन कंप्लीट हो जाए ना, कि 2 घंटे मैथ्स पढ़ लिया अब उठ रहा हूँ, तब ऐसे जो 4-5 क्वेश्चन होंगे, उनमें बस एक बार खुद से सोचो कि हाँ, इस क्वेश्चन में मैं इस स्टेप पे अटका था, वो स्टेप फिर से लिखूं। जब आप यहाँ वैसे नॉर्मली प्रैक्टिस करते थे तो आप प्रॉपर मतलब लिखते थे या शॉर्ट शॉर्ट में कि हाँ ये ऐसे ऐसे होगा, या आप कितनी सॉल्यूशन दे हर चीज नहीं 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 बताते हो? नहीं, बिल्कुल रफ में ही करता था मोस्टली। लेकिन फाइनल आंसर तक छोड़ना पहले नहीं है। हाँ, एक रूल बना लो कि जब आपका फाइनल आंसर आएगा ना, तो आप उस पर बॉक्स बनाओगे अपने रफ नोट्स में भी, और फिर ये गिन लो कि कितने डब्बे बनाए हैं आपने, उससे आपको पता लग जाएगा कितना काम किया है। जून टू फेब 2, एक बार जब पहले सर के साथ पढ़ा और एक बार सेक्शनल दिया उससे पहले बस। बट करने ज्यादा चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं था। आपको ऐसे नहीं हुआ कि आप फिर दोबारा पढ़ना पड़ा था, भूलते तो हुई। मॉडर्न इज अबाउट रिमेम्बरिंग, आखिरी दिन भी रट के गया था मैं। इनफैक्ट मॉडर्न और रियल ऐसे चैप्टर है जहाँ आपको याद करनी ही है चीजें। मैं पेपर 1 और पेपर 2 के ब्रेक में जो गैप होता है, उसमें जो चीज रट के गया था, जो मुझे पहले याद नहीं थी, वो एग्जाम में लिख के आया हूँ मैं। तो लास्ट तक रटना है, लास्ट तक भूलोगे, लास्ट तक रटना है। मैथ्स को ये नहीं मानना कि जैसे स्कूल में मानते थे ना, ये तो बिना याद करे होगा। ये याद करने का ही है। हम्म। देखो, किसी को पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता। लेकिन लॉजिक सजेस्ट कि कुछ तो होना चाहिए, कि किसी ने परफेक्ट लिखा है, किसी ने परफेक्ट नहीं लिखा, तो मार्क्स में डिफरेंस तो होना चाहिए ना। बट किसी को पता नहीं है ये चीज। इससे आपने कहा कि आप रिविजिट करते थे टेक्स्ट को, मतलब कोई सेक्शन फॉर एग्जाम्पल बेटर एनालिसिस हो तो फिर से टेस्ट नहीं, 2 महीने बाद नहीं देता था ना मैं। उस टाइम के सेक्शन का मैंने, टेस्ट करते मान लो, वेक्टर का टेस्ट जब इस टाइम दिया, उसके बाद मैंने प्री से मेंस के बीच में टेस्ट दिया, लेकिन तब मैंने रिवाइज किया। फिर प्री से मेंस के बाद में मैंने एक और बार वेक्टर का टेस्ट दिया, तो उसके पहले वो दोनों टेस्ट रिवाइज करे, ऐसा। कैलकुलेटर यूज करना आना चाहिए यार। एक टॉपर है, उन्होंने यूट्यूब पे सिखा रखा है सब कुछ, मैंने उन्हीं से सीखा था। किसमें? एग्जाम में? हाँ हाँ, न्यूमेरिकल एनालिसिस वगैरह में तो काफी यूज आता ही है। बाकी टॉपिक्स में भी इंटीग्रल्स वगैरह निकालने हैं, लिमिट्स निकालनी है, उसमें आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, तो स्टेप आपको सॉल्व करने हैं, लेकिन फाइनल आंसर वेरीफाई तो हो जाएगा ना, आपने लिमिट सॉल्व करके निकाली, LH रूल लगा के, जो भी करके। बट उसे ही को कैलकुलेटर में डाल दो, मैच कर दो आंसर कि सेम है कि नहीं, वहीं पे पता लग जाएगा सही है। यार कुछ रूल्स होते हैं कि नॉन प्रोग्रामेबल होना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ होता है। मतलब जो लोग सब लेके जाते हैं वही ले जाओ। मुझे मॉडल याद नहीं आ रहा यार, सर पे बेटर बता पाए। हम्म। और भी बार नहीं आ रहा है और आपका रिवीजन, वही तो, रिवीजन कैसे हो रहा है, वो फर्क है। आपका रिवीजन अगर नोट्स को एक बार रीड करना है, तो वो रीडिंग है, इट इज नॉट स्टडिंग। ये जीएस में भी वैलिड है। जब तक आप खाली कागज पे कुछ याद नहीं कर रहे हो, तो उससे वो लॉन्ग टाइम याद नहीं रहेगा। जब तक आप अपने माइंड की डीप मेमोरी से कुछ रिकॉल करके कागज पे नहीं लिख देते हो, तो वो परमानेंट मेमोरी नहीं बनेगी।
अगर आपने एक क्वेश्चन मुश्किल लगता है उसे रीड कर लिया, वो 15 मिनट याद रहेगा। बट अगर आपको एक क्वेश्चन मुश्किल लगता है, आपने उसे लिखने की कोशिश करी, नहीं आया, फिर आपने सॉल्यूशन पढ़ा, दोबारा लिखा, आपने आधा घंटा लगा दिया इस काम में, बट वो आपको 2 महीने याद रहेगा। ऑलमोस्ट 50-50। Yes, I tried to do more of mathematics in the first 15 days क्योंकि मैं भूल गया था. Once I thought कि now I am comfortable, I can manage, then I switched to the 50-50 plan. और कोई क्वेश्चन? मैं कभी टाइम एक्सटेंड नहीं करता था, मेरा पेपर छूटता था तो मैं छोड़ देता था कि आपको पता लगना चाहिए कि अभी मेरे 3 क्वेश्चन छूट रहे, अभी मेरे 2 क्वेश्चन छूट रहे, उन्हें फिर आप घर जाके करो. सारे क्वेश्चन ही करने हैं घर जाके, तो जो चॉइस में सिलेक्ट नहीं करे वो भी करने हैं, तो जो छूटे उन्हें भी घर जाके करो. बट एग्जाम में मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके दिमाग में वो रहना चाहिए पूरे दिन कि आज मेरे 3 क्वेश्चन छूटे, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए, तभी अगली बार 2 क्वेश्चन छूटेंगे. अगर आप सारा पेपर कर ही देते हो 4 घंटे लेके, 5 घंटे लेके, तो वो वाली फीलिंग नहीं आएगी. मेन एग्जाम में ऐसे छूटा नहीं था, हो नहीं पाई थी चीज़ें, बट छूटा तो नहीं था. 15 मिनट? No, no, no. 5 minutes, and even in that, you have to fill an attendance sheet. You have to fill your particulars. So it is mostly 2-3 minutes. And अगर आपकी सीट लास्ट में है रो में, तो वो और भी कम हो जाएगा. तो डोंट रिलाई ऑन दैट. आई विल सजेस्ट कि 3 आवर्स में ही रीडिंग करने की कोशिश करो, क्योंकि उस दिन नहीं मिलेगा टाइम. और उस दिन वैसे भी आपका दिमाग स्लो चल रहा होता है, आपको डाउट हो रहा होता है कि मैंने ये सही किया है, गलत किया है. आंसर अगले आंसर निकालने के बाद अगले पेज पे पलटने से पहले आपको डर लगेगा कि दोबारा देख लूं क्या. तो वो सब चीज़ें नहीं करनी है. जैसे आप मॉक में बेफिक्र सॉल्व करते हो ना, वैसे ही उस दिन करना है. और बिफोर प्रीलिम्स, 1 फॉर ईच टॉपिक, अराउंड 25 बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस. यस. सर फिजिक्स को लेकर क्या करना चाहिए, जैसे फिजिक्स में बैकग्राउंड था नहीं, उसके बाद जब पहली बार पढ़ने उसके बाद लगा कि जैसे बाकी टॉपिक्स हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन में पढ़ा है, उसके बाद दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ना है, तब जाके फिजिक्स में आपको क्या पढ़ने में दिक्कत आ रही है? कौन सा टॉपिक? जैसे एग्जांपल दो मुझे. हम्म. वगैरह पढ़ने हम्म. की स्टार्टिंग में कुछ समझ आया, उसके बाद आपको मतलब ऐसा लगा कि फिजिक्स छोड़ दी तो समझ ही नहीं आ रहा है। कौन सी चीजें समझ नहीं आई फ्लूइड डायनामिक्स में? सर मैंने उसको काफी कम पढ़ा, शुरुआत से ही मैंने पढ़ी, फिर उसके बाद लगा कि नहीं। तो ये तो फिर आपने उस पे अपना मैक्स एफर्ट नहीं डाला है ना अभी. मैंने आप अफेक्ट नहीं पहले मत मानो कि ये मुश्किल है, वो चीज ही गलत है मेरे हिसाब से. फिजिक्स एकदम मैथ्स है इस पेपर में, तभी ये मैथ्स के पेपर में है. बस वो वर्ड प्रॉब्लम बनाने का तरीका है कि फिजिक्स में पूछ लो. फ्लूइड्स में हर जगह वेक्टर लगेगा, कॉम्प्लेक्स लगेगा, और कहीं कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन लगेगी शायद, मैं भूल रहा हूँ फिजिक्स थोड़ी, बट यही होता है. तो वो मैथ्स ही है. हैमिल्टोनियन लेग्रांजियन कोई नहीं पढ़ता बीटेक में भी. जो फिजिक्स के कोर्स करते हैं वही पढ़ते हैं. मैंने भी नहीं पढ़े थे वो तब तक. तो वो, और वो लेकिन वो बिल्कुल ही मैथ्स है. इक्वेशन याद रखनी है, डिफरेंशिएट करना है, आंसर लाना है. तो डरो मत फिजिक्स से. कुछ कुछ जगह है कि हाँ वो लगता है कि ये क्या हो रहा है. जैसे वो मैकेनिक्स वाले पार्ट है जो जेई वाले थोड़े होते हैं, उनमें आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी. बट बाकी तो कोई भी नहीं पढ़ के आया होता, सब ऑप्शनल लेने के बाद ही पढ़ते हैं. सर अब जैसे अभी तक तो नहीं पढ़ी, पढ़ना चाहिए या बात 11 आपने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है? मैंने 11 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, फिर मैंने लेक्चर लिखी। आपको मेरे ख्याल से कम सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए, और पीवाईक्यू आपको एक बार करने चाहिए. जो आसान क्वेश्चन होंगे वो आपको याद रह जाएंगे. तो कोई आसान क्वेश्चन आएगा तो आपसे मिस नहीं होगा. जो बहुत मुश्किल क्वेश्चन होते हैं, याद रखने पड़ते हैं, उनके पीछे मत भागना, मेरी ये एडवाइस रहेगी. बट आइडियली तो आपको पूरा करके जाना चाहिए. हाँ. 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 What was it which you think you could have done better? Like
हम्म। एक तो ये है कि लास्ट पेपर में, फाइनल पेपर में भी मुझे टाइम की कमी फील हुई थी। तो इस बार जब मैं और मेरा एक दोस्त तैयारी कर रहे थे, हमने डिसाइड किया कि हम 2 hours 45 minutes में पेपर करेंगे। क्योंकि उस दिन स्पीड स्लो हो जाती है, डाउट आता है, बार बार चेक करते हो, उसमें 15 मिनट लगते हैं। तो अभी हम 2 hours 45 minutes में पेपर दे रहे थे, और हमारे मार्क्स ऑलमोस्ट सेम आने लग गए थे। तो स्पीड इंप्रूव हो रही थी उससे। तो अगर आप ऑलरेडी कंफर्टेबल लेवल पे हो तो आप ये ट्राई कर सकते हो। अ, जो 25 वाला मेंस था उससे पहले मैंने कोई। सॉरी। 3D ज्योमेट्री वाला भी सर से ही पढ़ी थी। आप मतलब बहुत टाइम कॉन्शियस कैसे लेके आए, मतलब कि 10 या 8 क्वेश्चन तो 7 लगा, या पहले जब सेक्शन नहीं, में थे तो तब अपना टाइम कॉन्शियस मतलब कैसे लेके मैं ये रखता था कि 1.25 घंटे में 10 10 मार्कर हो जाने चाहिए। अब एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है वो मैं नहीं सोचता था, क्योंकि क्वेश्चन की नेचर होती है कि कोई क्वेश्चन 10 ही मिनट में होगा, कोई क्वेश्चन 2 मिनट में हो जाएगा। तो वो नहीं कर सकते। बट ओवर ओवर वन क्वेश्चन की पहले 5 क्वेश्चन 35 मिनट 40 मिनट में हर हालत में हो जाने चाहिए, वो आप रखो। यस यस, ऑलवेज ऑलवेज। I mean, we did discuss what we have to do, and we gave tests together. So, yes, it helps in accountability. तो मैं क्लासेस 2x पे देखता था। मैं ये मतलब एडवाइस नहीं करूंगा किसी को। अगर लेकिन आप कर पाओ तो 1.5 पे देखने की ट्राई कर लो। आई मीन, क्योंकि क्लासेस में आप याद नहीं कर रहे हो चीज़ें, आप यू आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, है ना। आपको समझाया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट ऐसे किया जाता है, ये वाला सवाल ऐसे किया जाता है। बट आपको वो याद खुद करना है। तो अगर आप वहाँ टाइम सेव कर पा रहे हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द गोल ऑफ द क्लास, कि आपको सब समझ आ जाए, तो अगर आप समझ पा रहे हो तो जल्दी देख सकते हो। बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मतलब इसे वो नहीं करना है कि हाँ 2x पे देख लूंगा, 2 घंटे कम पढ़ाई करनी पड़ेगी, वो नहीं करना है। 2x, उसमें उसके क्वेश्चंस करे। Between mains and result, so after giving the mains, तो आई स्टार्टेड गिविंग टेस्ट्स। मैं बहुत इंटेंसिटी से नहीं पढ़ पा रहा था, बट आइडियली व्हाट यू शुड डू इज यू शुड फोकस ऑन द डिफिकल्ट क्वेश्चंस। और मैंने क्या किया था कि पहले मैंने जब शॉर्ट नोट्स बनाए थे तो आई हैड ओनली मेड अ लिस्ट ऑफ गुड क्वेश्चंस। But this year, after the mains, I decided that I will write the question and the solution in the same place, because prelims and mains के बीच में there is very little time, and आप ये नहीं कर सकते कि आप एक जगह क्वेश्चन पढ़ो फिर दूसरी बुक में उसका सॉल्यूशन ढूंढो, उतना टाइम नहीं होता है। तो आई डिसाइडेड कि आई विल पुट क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस इन द सेम पेज। तो उससे बहुत फायदा होगा आपको कि पेज पलटते ही आप सारे मुश्किल क्वेश्चन एक जगह रिवाइज कर लोगे। तो वो काम करना चाहिए। सॉरी। बट नोट्स तो 300 पेज के होते हैं ना, वो तो आप पलट ही नहीं सकते। अगर आपने उनमें जगह ढूंढी है तो यस, वही करना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स नहीं। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि हमेशा याद रहेगा, कोई आपसे कभी भी पूछ ले मैं नहीं भूलूंगा, तो वो क्वेश्चन आसान है। बाकी सारे क्वेश्चन मुश्किल है। फिर उनके लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी है कि हम्म, हाँ हाँ, फिर उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके जो एक टाइप में बिलोंग करते हैं, उन टाइप का मैं एक ही क्वेश्चन लिखूंगा। पर फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो अलग ही हटके होते हैं, उन जैसा कोई और क्वेश्चन नहीं है, उनको मैं जरूर लिखूंगा ऐसे।
कंप्लीटली न्यू। हम्म आपके पास में मतलब 11th 12th का हम्म बैकग्राउंड था, हम्म। तो आपको एकदम से कैसे? सिर्फ फिजिक्स में मैकेनिक्स वाले पार्ट में हेल्प हुई थी और प्रोजेक्टाइल मोशन, बाकी कहीं ऐसा नहीं था कि आईआईटी बैकग्राउंड से कोई हेल्प हुई हो, जेई की तैयारी से कोई हेल्प हुई हो। और सबके लिए सब टॉपिक्स नए हैं, कोई भी इस तरीके से नहीं पढ़ता ना स्कूल या कॉलेज में। इतनी मेहनत तो यूपीएससी लेके ही करता है इंसान। किसी ने भी बीएससी में बीटेक में मैथ्स पे इतनी मेहनत नहीं करी होगी जो यूपीएससी का ऑप्शनल लेके करेगा। तो सबके लिए ही नया है। तो उससे ये पहले नहीं मानना है कि ये चीज़ बहुत मुश्किल है। और सर के पढ़ाने में भी मुझे ये चीज़ सबसे अच्छी लगती थी कि सर कभी नहीं बोलते थे कि ये देखो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ये समझाऊंगा। सर बस क्वेश्चन लिखते थे, सॉल्व करते थे। तो धीरे धीरे तुम्हारे लिए सब वो बन जाएगा कि हाँ ये करना ही है, इसमें आसान क्या मुश्किल क्या, ये सवाल है मुझे याद करना है। हम्म, हम्म। देखो, याद करने के लिए तो देर इज अ ट्रिक, एक्टिव रिकॉल, सबने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। तो वही है, आपको पता है कि इस पेज पे 5 थ्योरम है, इस 10 पेजों पे 5 थ्योरम है। कॉपी बंद करो, याद करो 5 थ्योरम ये थे कि अगर R/M फील्ड होगा जब M मैक्सिमल होगा, ये सब चीज़ें। तो ये पांचों थ्योरम आप याद करो, चेक करो आपको सही याद थे कि नहीं। ऐसे एक्टिव रिकॉल करो, ज़्यादा थ्योरम नहीं है, मतलब पूरे चैप्टर में भी 40-50 ही थ्योरम हो गए वो, बट सारे एक जैसे हैं, इसलिए कंफ्यूजिंग लगते हैं। तो उसका ट्रिक यही है, आप खुद से एक्टिव रिकॉल करो। हम्म तो आपको सारी कदम याद करना कितनी अगर एक दिन में फिर आपका एक ही कदम कंप्लीट हो जाता, जो आपके टाइम। नहीं नहीं नहीं, ऐसा क्यों? हम्म हम्म चीज को डन करना, तुरंत में नहीं करना, क्योंकि आपको बहुत हैंडी होनी चाहिए वो तुरंत। हाँ, जब हम बिल्कुल। तो वो जो हैंडी होने में ना बहुत टाइम लगता है, याद नहीं होती है देखो, चीजें। ऐसा है कि आप शॉर्ट नोट्स बना चुके हो, अगर आपने एक टॉपिक पढ़ा है तो आपके पास वो प्रॉपर्टीज के शॉर्ट नोट्स तो है ही। आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको याद है तो खुद से कर लो, अगर याद नहीं है तो वापस शॉर्ट नोट्स खोलो, उन्हें दोबारा याद करो, फिर क्वेश्चन करो, तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि हाँ ये चीज़ मैं कर लूंगा उसके बाद ही आगे बढ़ूंगा, फिर तो वहीं फंस जाओगे। आगे चलते जाना है। बस तरीका ढूंढ लो कि अगर कुछ बोला तो फॉल बैक ऑप्शन होना चाहिए कि ये नोट्स एक बार पढ़ लिए और आगे बढ़ते गए। याद रहते हैं अगर आपको वो वाले प्रूफ, तो मत लिखो। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है जो आप बार बार भूलते हो, कुछ कुछ थ्योरम में बहुत अजीब सा एक स्टेप होता है कि ये स्टेप आपसे सॉल्व होगा नहीं होगा, वो आपको देखना पड़ेगा। हाँ, जो ट्रिक बेस्ड होते हैं। हम्म, हम्म। तो वो ट्रिक्स आप नोट कर लो कि जो भी ट्रिक लग रही है कि इसमें कुछ अलग सा हो रहा है, तो आपको हमेशा वो थ्योरम देखते ही हमेशा हाँ इसमें ये होता था, ये चीज आपकी पहली वायर होनी चाहिए। आप पढ़ना और उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं। फर्स्ट वो में कितना याद होता है? फर्स्ट वो में सब कुछ याद होना चाहिए, जो भी आपने पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए तब। जब तक आपको याद नहीं हुआ आपको वो कॉपी बंद नहीं करनी, ये रूल है। जैसे आपने 10 पेज पढ़े, वो 10 के 10 पेज अगर आपको याद है तो आपको आगे बढ़ना है, वरना आपको आगे नहीं बढ़ना। नहीं, एक्चुअल इंटरव्यू में नहीं। हम्म? नहीं पूछा। वो दोबारा बोलो प्लीज। नहीं समझ पाया मैं आप। हाँ,
मैंने वही पढ़े थे मेनली। I made short notes. I did not make complete running notes of the classes. Yes. As I said, it is a process. It's not the final notes. जब आप अपने हाथ के बने नोट्स पढ़ते हो तो आपको याद आता है कि उस टाइम ये सोचा था इसलिए ये लिखा है। That is more important than having those notes themselves. कंप्लीट होने तक के टॉपिक तक बनाने के लिए आपका प्रोसेस क्या रहता था? मतलब एक क्लास हो गया, फिर नोट्स प्रिपेयर कर लिया, फिर जो आप जो परमानेंट नोट्स आपको बोल रहा थे शॉर्ट, उस तक की प्रोसेस में किस टाइप से, मतलब कितने रिवीजन हो जाते थे, कितने नोट्स होगा, और फिर तब जाके क्या क्या रहता था वो प्रोसेस? मतलब शॉर्ट नोट्स आप साथ साथ बनाओ। एक 3-4 क्लास हो गई तो उनके नोट्स बना दो, वरना एक साथ पूरे टॉपिक के बनाने में बहुत मेहनत होती है। मैंने किया था वो काम, बट वो बहुत मुश्किल होता है वो करना, तो साथ साथ बनाओगे तो आसान होगा। और प्रोसेस ये है कि जगह छोड़ते जाओ, कि जो अभी इंपॉर्टेंट समझ आया वो लिख दो, फिर 1-2 पेज छोड़ दो और आगे वाली चीज नोट कर लो और बाद में ऐड कर दो उन्हें। तो ऐसे इवॉल्विंग प्रोसेस है। हम्म, तो आप उस कॉपी में आप उसको कर रहे थे, हम्म। वो आपकी कॉपी नोट वाली बनती थी कि आप एक अलग बना रहे होते क्योंकि अच्छा ये टॉपिक रहा ऑलमोस्ट, तो ऐसा आपके तीन एक जिससे आपने पढ़ा हुआ है काइंड ऑफ एक शॉर्ट नोट जो आप एक प्रैक्टिस कर रहे हो वो वाले नोट्स और एक सर के थ्रू, तो इससे आप क्या कैसे बैलेंस कर क्या रहता था ये? मतलब दो ही नोट्स थे मेरे, सर के नोट्स और शॉर्ट नोट्स। तो शॉर्ट नोट्स में तब पढ़ता था जब मेरे पास टाइम कम है, पेपर से पहले याद करना है। और जब मैं ऐसे टॉपिक रिवाइज कर रहा हूँ कि 4-5 दिन में ये टॉपिक रिवाइज करना है, तो मैं सर के पूरे नोट्स रिवाइज करता था। हम्म, हम्म। बहुत ज्यादा फिर आ जाती है कि रिलेवेंट है, या फिर चैट जीपीटी का आपने कितना हेल्प किया उसको? चैट जीपीटी कभी कभी कर लेता था, पर बहुत अच्छे से वो मैथ सॉल्व कर नहीं पाता है अभी भी। और वैसे तो सर ग्रुप पे वैसे तो सर ग्रुप पे बताते ही है सारे डाउट्स, तो आप वो कर सकते हो। मैं यूजुअली अपने दोस्त से डिस्कस कर लेता था, और अगर हम दोनों से कुछ नहीं होता था तो या तो कहीं गूगल पे ढूंढता था या फिर आगे बढ़ जाता था। मैंने यूज़ नहीं किया। हम्म, हम्म। आपको चीज जो मोटिवेटेड रखती है, सबको थोड़ा थोड़ा सोच तो चाहिए होता है। सबका मोटिवेशन अलग है। जिस कारण से आपने यूपीएससी शुरू किया है वही आपका मोटिवेशन है ना। तो हमेशा याद रखो कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये। जब तक आपको वो याद रहेगा, आप मोटिवेटेड रहोगे। नहीं, मैंने नहीं किया था ऐसा कुछ। I did not attempt all the mains papers. I had cleared the pre, but I did not attempt the mains, all the papers. I didn't. I just gave the first paper, but तब तक में मेंस का रिजल्ट आ चुका था, so और these are not that is that तो फिर how do you approach it? जैसे याद नहीं है वो सही थी। रटने की आदत नहीं है तो वो बनानी पड़ेगी। और कोई सॉल्यूशन ही नहीं है इस एग्जाम में, क्योंकि आपको 7 मिनट में खाली कागज पे 150 वर्ड लिखने हैं। अगर आप सोचने बैठोगे तो आप वो लिख नहीं सकते। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही याद होना चाहिए कि मैंने ये 10 चीजें रटी हुई है, अब इनमें से कौन सी फिट करूं। सारा गेम यही है, तो याद तो आपको करना पड़ेगा। और नए है, बहुत टाइम से पढ़े नहीं है ये टॉपिक्स, ये क्वेश्चन था ना आपका। तो धीरे धीरे पढ़ के फैमिलियरिटी हो जाएगी। पीवाईक्यूज देखो, सो देखो कि वो क्या मांग रहे हैं, फिर पढ़ो उस हिसाब से। नोट्स पीवाईक्यूज के हिसाब से बनाओ। मतलब आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि अगर उनको मैं एग्जाम की आंसर शीट पे कॉपी कर दूं तो एग्जाम का आंसर लगे, नोट्स ना लगे।
तो उस तरीके से पॉइंट्स में नोट्स बनाओ, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, एग्जाम्पल सब तैयार करो, उस तरीके से नोट्स बनाओ। देखो मैं बाद में ही देखता था, क्योंकि साथ साथ सर बताते भी रहते थे ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, तो वो साइड बाय साइड देखने वाली चीज़ अपने आप हो जाती थी। मैं बाद में देखता था सारे पीवाईक्यू। और किसी के मैथ्स के क्वेश्चंस बचे? हाँ जी। अ, मतलब यार ये तो उन्होंने लिख रखा है ना मतलब दे हैव मेंशन्ड, आई थिंक, मुझे नहीं पता, कोई कंफर्म कर दो प्लीज। नॉन, क्या लिखा है? नॉन प्रोग्रामेबल अलाउड है, बस यही है। तो एक क्वेश्चन है कि 1990s से पीवाईक्यूज कैसे मैनेज करे थे। तो वो मैंने मैनेज करे थे, जो सर ने करा रखे थे बस वही करे थे, बाकी नहीं करे थे। ऑप्शनल चेंज क्यों किया था, उसका आंसर मैंने दिया था कि ऑब्जेक्टिविटी एंड कंट्रोल चाहिए था मुझे। जीएस प्रिपरेशन कैसे मैनेज करी, वो भी आंसर हो गया है क्लासेस के साथ। फुल टाइम प्रेप, सो दैट्स अ पर्सनल डिसीजन कि आपको फुल टाइम प्रिपरेशन करनी है, जॉब के साथ करनी है। इट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर सर्कमस्टांसेस, योर चॉइसेस, एंड कितनी तैयारी आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो उसका जवाब कोई आपको नहीं दे सकता। बस जो आप डिसीजन लो वो अपने इमीडिएट फ्रेंड्स फैमिली से डिस्कस करके लो, एंड एक बार डिसाइड कर लिया तो स्टे कॉन्फिडेंट कि 1 साल खुद को दिया है तो पढ़ाई करो उसमें। मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट मींस। पर टॉपिक कितने क्वेश्चंस करे, ऐसे सेड एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, पर हर टॉपिक को इक्वल वेटेज देनी है। प्लान इस हिसाब से करो कि सिलेबस टाइम पे पूरा हो। तो अगर 15 दिन का प्लान बनाया है तो उसमें जितने क्वेश्चन कर पाओ उतना अच्छा। स्टैटिक एंड करंट पे जीएस वाला क्वेश्चन है, वो अभी लेंगे। ठीक है, तो जीएस वाले क्वेश्चंस पहले स्टैटिक एंड करंट से ही स्टार्ट कर देते हैं।